सरकार के किसी भी नेता को सुनिए तो वे रामदास अठावले की जबान में बजट को नाइस, बेस्ट, हिस्टोरिकल माने ऐतिहासिक बता रहे हैं, जबकि विपक्ष के मुताबिक दिशाहीन, समझ से बाहर, कुछ लोगों के फायदे के लिए बना बजट है। पर करीब 1.5 घंटा, ठीक ठीक कहें तो 85 मिनट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बोली हैं तो कुछ तो कहा ही होगा। उसका एक लेखा जोखा, बड़ी बातें हम आपको इस वीडियो में झट से बता देते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये बजट युवा शक्ति से प्रेरित है और देश के भविष्य को 3 बड़े स्तंभों पर आगे बढ़ाने की कोशिश है, जिसमें पहला रफ्तार, दूसरी क्षमता और तीसरा सबका साथ। कुल मिलाकर बजट 2026 इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए बड़े ऐलानों का पैकेज है। हालांकि शेयर मार्केट को यह बजट रास नहीं आया। मार्केट को वैसे भी टैक्स और रेगुलेशन का बढ़ना पसंद आता नहीं है। ऊपर से आज सरकार ने शेयर मार्केट में ट्रेड करने वालों की राह मुश्किल कर दी, तो कहां से उन्हें रास आता। एक पल को तो बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी करीब 700 पॉइंट तक गिर गया था, हालांकि बाद में काफी रिकवर कर गया, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव ही रहा। बजट के बड़े ऐलानों की बात की जाए तो एक एक कर समझते हैं। पहला, बजट 2026 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने पिछले साल यानी 2025 में ही 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया था, जिसे इस बार ही बरकरार रखा गया है। नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 बना रहेगा। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। फॉर्म रीडिजाइन किए गए हैं ताकि आम लोग उसे आसानी से भर सकें। दूसरा पॉइंट, सरकार ने विदेश यात्रा पर लगने वाले टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को घटाकर 2% कर दिया है। पहले यह 5% से 20% तक था। इससे विदेश जाने वाले टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल MACT से मिलने वाले मुआवजे के ब्याज पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा और TDS भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब दुर्घटना पीड़ितों या उनके परिवारों को मुआवजे की पूरी रकम मिलेगी, उसमें से टैक्स के नाम पर कोई कटौती नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए 11.11 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च का ऐलान किया है, जो GDP का करीब 3.4% है। यह अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बजट है और पिछले साल की तुलना में 11.4% अधिक है। इस पैसे का इस्तेमाल सड़क, रेलवे, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट जैसे सेक्टर्स में किया जाएगा। बजट के बाद L&T, IRB इंफ्रा, NBCC, एक्शन कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनियों के शेयरों में 1 से 4% तक की तेजी देखी गई, जिससे साफ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर निवेशकों का भरोसा कायम है। चौथा पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स को 10% बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। कैपेक्स यानी ऐसे खर्च जिससे लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेट होता है। खास बात यह है कि इस पैसे का बड़ा हिस्सा Tier 2 और Tier 3 शहरों पर खर्च होगा, जहां तेजी से शहरीकरण हो रहा है। सरकार मानती है कि जब निजी निवेश सुस्त होता है तब सरकारी खर्च अर्थव्यवस्था को सहारा देता है। पांचवा पॉइंट, अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। पहली बार देश का हेल्थ केयर बजट 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। यूनियन बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 1,06,503.42 करोड़ का प्रावधान किया गया। इस हेल्थ बजट की सबसे बड़ी और राहत बड़ी घोषणा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए की गई है। सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 आवश्यक दवाओं पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरीके से खत्म कर दी है। ये वे उन्नत दवाएं हैं जो अधिकतर विदेश से आयात की जाती हैं और जिन पर अब तक 5% तक शुल्क लगता था। टैक्स हटने से इन दवाओं की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है, जिससे इलाज पहले के मुकाबले सस्ता होगा। इसके अलावा सरकार ने 7 दुर्लभ रेयर बीमारियों के इलाज के लिए बाहर से मंगवाई जाने वाली दवाई और विशेष पोषण आहार स्पेशल फूड को भी पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया है। इसका सीधा फायदा उन परिवारों को मिलेगा जो अब तक महंगी विदेशी दवाओं और लंबे इलाज के कारण भारी आर्थिक बोझ झेल रहे थे। छठा पॉइंट, 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाई जाएंगी। भारत को ग्लोबल लेवल पर बायो फार्मा प्रोडक्ट के उत्पादन का हब बनाया जाएगा। अगले 5 साल में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल तैयार होंगे। इसके लिए 10,000 करोड़ के निवेश करने की बात कही गई है। सातवां पॉइंट, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आए इस बजट में डिफेंस सेक्टर को खास तवज्जो दी गई है। पिछले साल मई में पाकिस्तान से हुए संघर्ष के बाद डिफेंस बजट में इस बढ़त की उम्मीद की जा रही थी, जिसे सरकार ने पूरा कर दिया है। सरकार ने इस बजट में रक्षा बजट को 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ कर दिया, यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बड़ी बढ़ोतरी की गई है। रक्षा बजट की सबसे अहम बात यह है कि इसमें हथियारों की खरीद और सैन्य आधुनिकीकरण पर विशेष फोकस किया गया है। जहां पिछले वर्ष इस मद में 1.80 लाख
करोड़ का प्रावधान था, वहीं इस बार इसे बढ़ाकर 2.19 लाख करोड़ कर दिया गया है। ये पूंजीगत खर्च में सीधे 22% की बढ़ोतरी है। इसके अलावा विमान और एरो इंजन डेवलपमेंट के लिए 64,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जबकि नौसेना के बेड़े को मजबूत करने के लिए 25,000 करोड़ अलग से रखे गए हैं। वहीं पूर्व सैनिकों और रक्षा कर्मियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए अलग से पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। 8वां पॉइंट, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा। इनमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी जैसे अहम रूट शामिल हैं। अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 9वां पॉइंट, बजट 2026 में युवाओं के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं हुई हैं। पहली बार गेमिंग और डिजिटल कंटेंट को सीधे पढ़ाई और स्किल से जोड़ दिया गया है। सरकार अब गेमिंग को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि करियर का बड़ा जरिया मान रही है। गेमिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। इससे गेमिंग स्टार्टअप्स को लोन मिलेगा। अनुमान है इस सेक्टर में 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स को रोजगार मिलेगा। सरकार ने ऐलान किया है कि देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC लैब्स बनाई जाएंगी, यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स से जुड़ी कंटेंट क्रिएटर लैब्स। इन लैब्स के जरिए बच्चे स्कूल से ही क्रिएटिव टेक्नोलॉजी सीख सकेंगे। 2030 तक 20 लाख युवाओं को इसके लिए तैयार किया जाएगा। लड़कियों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। देश के करीब 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। हर जिले में कम से कम एक हॉस्टल होगा ताकि पढ़ाई के लिए घर से दूर आने वाली छात्राओं को सुरक्षित ठहरने की सुविधा मिल सके। सरकार ने यह भी साफ किया है कि गर्ल स्टूडेंट्स के लिए स्टेम शिक्षा को खास प्राथमिकता दी जाएगी, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। 10वां पॉइंट, अब आते हैं मेन बात, यानी टैक्स और शेयर बाजार पर, क्योंकि इसमें जो घोषणा हुई है उसे ही देखकर शेयर बाजार धड़ाम हुआ था। सेंसेक्स ने एक समय करीब 2000 अंकों तक का गोता लगा दिया था। दरअसल बजट में फ्यूचर्स और ऑप्शंस F&O पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT में बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। टैक्स शेयरों की खरीद फरोख्त पर लगता है। मुनाफा हो या नुकसान, टैक्स देना ही होता है। इसका सीधा मतलब है कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग अब पहले से ज्यादा महंगी होगी। अब तक F&O पर STT 0.02% था। सरकार ने इसे बढ़ाकर 0.05 कर दिया है। ऑप्शंस, प्रीमियम और एक्सरसाइज पर भी STT को बढ़ाकर 0.15% किया गया है। STT दूसरे टैक्स से थोड़ा अलग है। यह सरकार की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी रोकने और स्थिरता बनाए रखने के लिए लगाया जाता है। यह टैक्स पूरी तरीके से वैल्यू आधारित होता है, यानी जितनी बड़ी ट्रेडिंग उतना ज्यादा टैक्स। फायदा हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। 11वां पॉइंट, सरकार की एक अहम योजना जिसका मकसद गरीब परिवारों को साफ ईंधन यानी LPG गैस उपलब्ध कराना है, उसके बजट में इस बार कटौती कर दी गई है। इस बार के बजट में इस योजना के लिए पिछले साल के मुकाबले करीब 28% कम पैसा रखा गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन देने के लिए सरकार ने करीब 12,700 करोड़ खर्च किए थे। इसके बाद 2025-26 के बजट अनुमान में इसे घटाकर 9100 करोड़ कर दिया गया। हालांकि साल के बीच में इसे फिर बढ़ाकर 12,736 करोड़ कर दिया गया था, लेकिन अब 2026-27 के नए बजट में सरकार ने इस रकम को दोबारा घटाकर 9200 करोड़ कर दिया है, यानी पिछले साल के संशोधित आंकड़े के मुकाबले करीब 28% की सीधी कटौती। इस योजना का मकसद बहुत साफ है। गरीब और BPL परिवारों को लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले, फसल के अवशेष और मिट्टी के तेल जैसे गंदे और प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन से निकालकर साफ गैस चूल्हे तक पहुंचाना। इसके तहत गरीब परिवारों को नए LPG कनेक्शन दिए जाते हैं। खासतौर पर उन राज्यों और इलाकों को प्राथमिकता मिलती है जहां अब तक गैस कनेक्शन कम पहुंचे हैं। कुछ और अहम फैसले भी जान लीजिए। छोटे और मझोले उद्योगों यानी MSE सेक्टर के लिए भी सरकार ने बड़ा भरोसा दिखाया है। इस सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड बनाया जाएगा। इससे नए बिजनेस शुरू करने, मशीनरी लगाने और विस्तार करने में SME को आसान लोन और पूंजी मिलेगी। वहीं माइक्रो एंटरप्राइजेज यानी बेहद छोटे कारोबारियों के लिए 2,000 करोड़ का अलग प्रावधान किया गया है। इसमें रेहड़ी पटरी से लेकर छोटे वर्कशॉप तक जमीनी स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कुछ अहम बदलाव किए हैं। अब माइक्रोवेव ओवन बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। इससे आने वाले दिनों में माइक्रोवेव की कीमतों में कमी आ सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि भारत कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में दुनिया का हब बने। एनर्जी ट्रांजैक्शन को देखते हुए सरकार ने लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली मशीनों पर मिलने वाली टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान पर भी ड्यूटी नहीं लगेगी। वहीं सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर भी ड्यूटी हटा दी गई, जिससे देश में सोलर पैनल बनाना सस्ता होगा। बंगाल पर कितना फोकस ये भी बताते हैं।
ये तो हो गई बजट की बड़ी बातें। अब जरा नजर डालते हैं बजट के चुनावी पहलू पर, खास तौर पर पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, क्योंकि वहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने। इस बार के बजट भाषण में कोई सीधा चुनावी ऐलान नजर नहीं आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनकर जरूर पहुंचे, लेकिन उनके भाषण में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी जैसे चुनावी राज्यों को ध्यान में रखकर कोई खुला या बड़ा राजनीतिक दांव नहीं खेला गया। हालांकि पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया गया। बजट में राज्य के डानकुनी इलाके के लिए एक नए फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इससे मालगाड़ियों की आवाजाही तेज होगी और बंगाल के औद्योगिक इलाकों को सीधे फायदा मिलने की उम्मीद है। लॉजिस्टिक्स सुधारने से उद्योगों की लागत घटेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर बजट में घोषणाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन कोई एक ऐसी घोषणा जिस पर ठहर कर सरकार वाहवाही लूटे, मिसाल के तौर पर जैसे पिछले बरस 12 लाख तक के इनकम पर टैक्स माफी का वादा था, उस तरह का कुछ बड़ा वादा नहीं है। सो माहौल सच पूछे तो थोड़ा ठंडा है। अब क्या सस्ता हुआ वो भी जान लीजिए। कपड़े, लेदर आइटम, सिंथेटिक फुटवियर, चमड़े के उत्पाद, कैंसर शुगर की 17 दवाएं, ड्यूटी फ्री लिथियम आयन सेल, मोबाइल बैटरियां, सोलर ग्लास, मिक्स्ड गैस सीएनजी, ईवी, माइक्रोवेव ओवन, विमानों का ईंधन, विदेश यात्रा। महंगा क्या हुआ है? विदेशी शराब, इंडस्ट्रियल सामान, खास मशीनरी, तंबाकू प्रोडक्ट्स, सिगरेट, पान मसाला, स्क्रैप, खनिज, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग। सिगरेट और पान मसाला अलग से बता देते हैं। नई एक्साइज ड्यूटी और सिन टैक्स लगाने का इस पर प्रस्ताव, जिससे ये उत्पाद महंगे हो गए। आयातित शराब यानी विदेशी शराब पर लगने वाले शुल्क में इजाफा किया गया है। विदेशी परफ्यूम, महंगे जूते, कपड़े और लग्जरी घड़ियों पर भी आयात शुल्क बढ़ाने से ये महंगे हो सकते हैं। कीमती धातुएं जैसे सोना और चांदी पर आयात शुल्क में बदलाव के कारण घरेलू बाजार में इनके दाम बढ़ सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग करना अब और महंगा हो जाएगा। फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एससीटी में बढ़ोतरी की गई। तो ये हो गया अंत में। मैंने कहा बता दूं आपको, आप लोगों को जिज्ञासा रहती क्या बढ़ा क्या घटा, तो ये उसका ब्यौरा था। बाकी आपका इस पूरे बजट पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अपनी राय जरूर बताएं। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।